हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। अभिकथन है और तर्क दिया गया है। बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। बताइए क्या क्या है इसका सही आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। अभिकथन सत्य है क्योंकि बाल विकास का ज्ञान रखने वाले शिक्षक ही अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से जान सकते हैं और बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया में जानकर शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं और वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुक रुक कर होता है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। चरणीय सिद्धांत विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर बल देता है क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना है कि लोग जीवन में ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अनिरंतरता का दृष्टिकोण विकास को अधिक अचानक परिवर्तन के रूप में देखता है जो कि विभिन्न आयु विशिष्ट जीवन काल में अलग अलग व्यवहार उत्पन्न करता है। इसे ही चरण कहा जाता है। सामाजिकरण की एक प्राथमिक संस्था है, सामाजिकरण की एक द्वितीयक संस्था है। सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक संस्था बताइए कौन सी है। कानून, विद्यालय, सामाजिक नीति, संस्कृति, पुस्तकालय, आस पड़ोस, विद्यालय और परिवार। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार और विद्यालय। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जबकि विद्यालय सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था। परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। यहाँ बच्चे खुद को जानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं और इंसानों दैनिक कार्यों को सीखते हैं, जबकि स्कूल में मानदंडों, मूल्यों और व्यवहार पैटर्न को आत्मसात करने की प्रक्रिया को द्वितीयक सामाजिकरण कहा जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है तथा ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। समावेशन, समायोजन, जैविक परिपक्वता, सक्रियात्मक अवस्था। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है समायोजन। देखिए जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। समायोजन का अर्थ समान वातावरण को देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है जिससे उस समाज में रहने में मदद मिल सके, अर्थात किसी समूह के विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना जिससे उस समूह में जुड़ने में सहायता मिल सके। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित है। संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है पूर्व सक्रियात्मक। पूर्व सक्रियात्मक चरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय चरण है। यह चरण 2 वर्ष की उम्र के आसपास आरंभ होता है क्योंकि इस चरण में बच्चे बात करना शुरू करते हैं और लगभग 7 वर्ष की उम्र तक चलते हैं। प्री ऑपरेशनल चरण के दौरान बच्चे
प्रतीकात्मक खेल के में शामिल होने लगते हैं और प्रतीकों में हेर-फेर करना सीखते हैं। हालांकि वे अभी ठोस तर्क को नहीं समझते हैं, मानसिक रूप से जानकारी में हेर-फेर नहीं कर सकते और अन्य लोगों के दृष्टिकोण ले जाने में असमर्थ हैं। अर्थात प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञान विकास सिद्धांत के पूर्व सक्रियात्मक चरण पर चिह्नित की जाती है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत की में की गई है? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबों, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। विद्यार्थियों को फल प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक पाठ की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उच्च शिखर तक ले जा सके, जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। पाठ छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान के उत्तम विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? पूर्व परंपरागत चरण, उत्तर परंपरागत चरण, एक और दूसरा और तीसरा दोनों। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत चरण। प्रगतिशील कक्षा कक्ष खालिस्तान केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ता, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, अध्यापक। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः अधिगमकर्ता शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, जबकि कक्षा में शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता या सीखने वालों की केंद्र बिंदु बनाकर शिक्षण किया जाता है तो इस प्रकार के शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। इसकी शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का विशेष महत्व होता है, अतः इसे संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का संचालन शिक्षार्थी अधिगम छात्र के केंद्र पर ही मानकर करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: अनुभवजन्य शिक्षा पर जोर, आजीवन सीखने एवं कौशल पर जोर, अंतः विषय शिक्षा, रटंत ज्ञान के बजाय सीखने को लक्ष्य के रूप में समझना, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर। अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना, दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार बहुबुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें एक गतिशीलात्मक बुद्धि या शारीरिक गति संवेदी एक ही है। शारीरिक गति बोधक वृद्धि से अभिप्राय ऐसी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर अथवा अंगों के माध्यम से कुछ निर्मित करता है या किसी समस्या का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य एक दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होने से है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है। बच्चों के क्रियाकलाप और सोच में बाधा पैदा करती है। बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। बच्चों के संज्ञान विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालती। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की सोच को बढ़ाते हुए मदद करती है। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? जेंडर विविधता, जेंडर सकारात्मकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करता है। स्मिथ के अनुसार रूढ़िवादिता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरी समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िवाद धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं को नकारते हैं। इस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकों तथा फिल्मों का प्रावधान करना। समूह से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को महत्व देना। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं को नकारते हैं। अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? रचनात्मक, योगात्मक, असतत आकलन, रूब्रिक्स। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है असतत आकलन। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की समझ करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किन बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आना तो हम अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तत्वों को कंटेस्ट करने के लिए सैंपल पर लिखे गए उत्तरों की ज्यों का त्यों नकल करने के लिए अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों को साझा न करने के लिए और अलग होकर काम करने के लिए। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करने के लिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।